चलो ध्यान दो। बनाने की विधि की रासायनिक अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से थी, जिसमें हमने कहा था कि अगर अभिक्रिया को अग्र दिशा में तेज चलाना है तो ताप कम रखना होगा, क्योंकि यह अभिक्रिया कैसी थी, ऊष्माक्षेपी थी। दूसरा, दाब अधिक रखना होगा। क्यों दाब अधिक रखना था? क्योंकि इस साइड में अणुओं की संख्या कम थी। ठीक है ना। अब ताप कितना रखते हैं इसका? 450 से 500 डिग्री सेल्सियस। दाब इसका 150 से 200 वायुमंडल रखते हैं। तो दाब की परिस्थिति तो ठीक है कि दाब अधिक होना चाहिए, सही है, दाब अधिक हमने किया है, लेकिन ताप कम करना था, फिर भी हमने 450 से 500 डिग्री सेल्सियस किया हुआ है। तो नीचे काली पेन से लिख लो। कहां तक लिखे इसमें? दाब अधिक रखना होगा, हो गया ना। आगे लिखो। अतः इस अभिक्रिया का दाब, इस अभिक्रिया का दाब हो गया। इस अभिक्रिया का दाब 150 से 200 वायुमंडल, 150 से 200 वायुमंडल, 150 से 200 वायुमंडल, और ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया। 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया। आगे लिखना, पैराग्राफ चेंज करके काली पेन से। अभिक्रिया का ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस रखने का कारण यह है कि 450 से 500 डिग्री सेल्सियस रखने का कारण यह है कि हो गया, इस अभिक्रिया में प्रयोग किए गए उत्प्रेरक, हो गया, Fe का अनुकूलतम ताप, प्रयोग किए गए उत्प्रेरक Fe का अनुकूलतम ताप, प्रयोग किए गए उत्प्रेरक Fe का अनुकूलतम ताप, हो गया, 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। अनुकूलतम ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। हो गया ना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख देना जितना काली पेन से लिखवाए हैं, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा सवाल बन सकता है। सवाल पूछेगा कि लासाचेलिए के नियमानुसार हैबर विधि में अधिक अमोनिया प्राप्त करने के लिए ताप कम होना चाहिए,
परंतु फिर भी इस अभिक्रिया का ताप लगभग 500 डिग्री सेल्सियस होता है। क्यों? क्या कारण बताना है? इस अभिक्रिया का ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस इसलिए होता है क्योंकि इसमें प्रयोग किए गए उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है ना। तो हमको वेग ही तो बदलना था, किधर का वेग बदलना था? अग्र दिशा का वेग बदलना था। तो उत्प्रेरक क्या करता है? किसी एक दिशा के वेग को बढ़ा देता है या दूसरी दिशा के वेग को घटा देता है। तो इसमें Fe क्या काम करता है? अग्र दिशा का वेग बढ़ा देता है और पश्च दिशा के वेग को घटा देता है। क्योंकि अगर इधर से उत्प्रेरक का काम कर रहा है, धनात्मक उत्प्रेरक का, तो उल्टा के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करेगा। वो किसका काम करेगा? ऋणात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक मतलब समझ रहे हो, वेग बढ़ाएगा। तो अगर अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ा रहा है तो सोचो अगर इधर से धनात्मक का काम कर रहा है तो इसका उल्टा ऋणात्मक का ही तो काम करेगा। वो क्या करता है? वो अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ा देता है, जिससे पश्च अभिक्रिया का वेग नहीं भी धीमा हुआ तब भी इसके अनुपात में तो धीमा लगने लगता है ना। क्योंकि अगर दोनों का वेग 5 मोल प्रति सेकेंड था, इसका वेग बढ़ा के हमने 10 मोल प्रति सेकेंड कर दिया, जबकि ये 5 ही पे था, फिर भी ये तेज हो गया कि नहीं हो गया? तो अब लगेगा कि ये वाला धीमा हो गया ना। तो ये चीज को ध्यान देना। और फिर से अधिक मात्रा में अमोनिया बनने लगती है और बार बार ये प्रक्रम मतलब कुछ देर तक चलाते जाओगे तो अमोनिया तुम अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हो। कब? Fe उत्प्रेरक के प्रयोग से। हो गया ना। अब Fe उत्प्रेरक अपनी सर्वाधिक क्षमता से क्रियाशील कब होता है? मतलब ठंडे में ही अगर हम Fe उत्प्रेरक प्रयोग कर लें तो उत्प्रेरक का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा अभिक्रिया पे। अनुकूलतम ताप से क्या अर्थ है? जितने भी उत्प्रेरक होते हैं उनकी क्रियाशीलता एक निश्चित ताप पर अधिकतम होती है और उसे ही हम अनुकूलतम ताप कहते हैं। तो Fe के लिए यह 450 से 500 डिग्री सेल्सियस होता है। दोनों इसलिए लिखवा रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं 450 देता है, कहीं कहीं 500 देता है। तो कुछ भी दिया कंफ्यूजन में मत आना कि 450 दे दिया हम 500 लिखे। ठीक है ना। दोनों सही माना जाएगा, दोनों लिख सकते हो, इसीलिए हम यहाँ पे दोनों लिखवा दिए हैं। इसी प्रकार जो दाब है वो भी कहीं कहीं 200 देता है और कहीं 150 देता है, तो दोनों लिख सकते हो जाएगा ना। तो अब ध्यान दो, इधर यहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा कि इसका ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस क्यों रखा गया? क्योंकि इसमें प्रयोग किए गए उत्प्रेरक का अनुकूलतम ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस है, अर्थात इस ताप पर प्रयोग किया गया उत्प्रेरक Fe अपनी सर्वाधिक सक्रियता से वेग को बढ़ाएगा। ठीक है ना। अनुकूलतम ताप क्या है? कि किसी उत्प्रेरक की सर्वाधिक सक्रियता जिस ताप पर होती है उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलतम ताप कहते हैं। और उत्प्रेरकों को जब प्रयोग करते हैं ना तो उनका अनुकूलतम ताप अवश्य लिया जाता है, क्योंकि अगर उसको अनुकूलतम ताप पर नहीं प्रयोग करोगे तो उत्प्रेरक लगाने का मतलब ही क्या निकलेगा? तुम यहाँ पे लोहा रख दो और लासातेलिए ने कहा था कि ताप कम रखना, ताप रख दिए 20 डिग्री सेल्सियस। लोहा बेचारा कुछ काम ही नहीं कर रहा, वैसे बैठा हुआ वहां पे, क्या करने के लिए तब लोहा लगाए? उत्प्रेरक किस लिए लगाए हो तुम? वेग को बढ़ाने के लिए लगाए थे ना। तो उसके लिए ऐसा तुमको काम करना होगा कि वो क्रियाशील हो जाए। तो इसकी क्रियाशीलता कितने ताप पर होती है? 450 से 500 डिग्री सेल्सियस पर, अर्थात इतना ताप करना ही करना है। अभी देखो जब प्रक्रम पढ़ने लगोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अभिक्रिया का ताप हमने 450 से 500 नहीं किया था। उस प्रक्रम में एक जगह पे आयरन रखा हुआ था, उस आयरन का ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस था। ये गैसीय मिश्रण उसके रास्ते गुजरा था, उसके बाद अमोनिया बन गया था। मतलब ऐसा नहीं कि हमने गैस को 450 से 500 पर गर्म कर लिया था, उसको नहीं गर्म किए थे। हमने किसको गर्म किया था? आयरन को गर्म किया था। अभी जब देखो प्रक्रम पढ़ने लगोगे ना तो समझ जाओगे। तो क्या लिख लिया अभी तक? हो गया ना। तो आगे लिख लो, अतः यह अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी। अतः यह अभिक्रिया निम्न प्रकार होगी। तो अभिक्रिया तो अभी हम लोग ऊपर सामान्य लिखे थे ना, अब इसको पूरा एकदम अच्छे तरीके से लिख लो जिससे हमको संपूर्ण जानकारी मिले। देखो ये प्रकार से इसको दिखाना है हमें, और यहाँ पे लिखना है 450 से कितना डिग्री सेल्सियस जी? 500 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे Fe के साथ साथ
मॉलिब्डेनम भी प्रयोग किया गया है, और फिर नीचे तुम्हारा दाब क्या रहेगा, 150 से 200 एटीएम। लिखना चाहो तुम इसमें से कोई भी एक ही लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि दोनों लिखो। तो बराबर क्या बनेगा, 2NH3। अब इसमें नई बला आ गई मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम क्या है इसमें, मॉलिब्डेनम Fe उत्प्रेरक है, बता चुके हैं, तो मॉलिब्डेनम उत्प्रेरक नहीं हो सकता है। मॉलिब्डेनम क्या होगा, क्या मॉलिब्डेनम अभिक्रिया में भाग ले रहा है, कहीं नहीं ले रहा है। अर्थात किस लिए इसको प्रयोग किया गया, बिना काम का लगा दिए वहां पे कि सुंदर दिखे हम सुंदर दिखने के लिए नहीं लगाए, इसको Fe की क्रियाशीलता और बढ़ाने के लिए लगाए हैं। मतलब Fe अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है, मॉलिब्डेनम Fe की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। कहने का मतलब ये अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है मॉलिब्डेनम भी, और प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया को प्रभावित भी नहीं कर रहा है, लेकिन हम कहें तो अप्रत्यक्ष रूप से ये अभिक्रिया को प्रभावित कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये Fe की सक्रियता को बढ़ा रहा है और Fe इस अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो Fe यहाँ पे उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा रहा है, और उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाने वाले पदार्थ उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। ध्यान देना, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, और उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं उन्हें उत्प्रेरक विष कहा जाता है, मतलब जहर। ठीक है, ये ध्यान देना। तो वही चीज यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, जहां मॉलिब्डेनम क्या है, उत्प्रेरक नहीं, उत्प्रेरक वर्धक है, अर्थात उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ाएगा। नोट कर लो। उसके बाद अब क्रियाविधि शुरू करते हैं, फिर चित्र बना लेते हैं, काम खत्म। अमोनिया की खोज के लिए हैबर को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तुम लोग भी कोई गैस खोज दो, नोबेल पुरस्कार पा जाओगे। ये आसान का नहीं है, खोजना शुरू करो। अब की बार जो कोरोना वायरस की दवा खोजेगा उसको अगले साल नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। जिसकी दवा पहले आ गई उस देश को नोबेल पुरस्कार देना चाहिए। पहले घोषणा कर दे जो खोजेगा उसको नोबेल पुरस्कार मिलेगा। अभी सतर्क रहना, तुम लोग ध्यान देना। ये नहीं है कि सब चीजें खुल गई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम ठंडी के महीने में और ज्यादा भी बढ़ सकती है। फ्रांस में दूसरी लहर फिर से शुरू हो गई है, मतलब वायरस एक बार लगभग समाप्ति की ओर चल पड़ा था, लेकिन फिर से अब तेजी से बढ़ने लगा है। फ्रांस में फिर लॉकडाउन लग गया है। समझे रहना, भी कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं सब चीजें सही हो गई हैं। सेफ्टी के साथ रहो हमेशा, कहीं भी बाहर जाते हो मास्क जरूर लगाओ। यहाँ पे नहीं लगा रहे हो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे ग्रुप के सब लोग हैं जो बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अगर कहीं बाहर जाते हो बिना मास्क और सैनिटाइजर के मत जाओ, ये ध्यान दिए रहना। अगर पब्लिक वाहन यूज करते हो तो हमेशा मास्क और सैनिटाइजर पहने रहो, क्योंकि वो वाहन तुमको पता नहीं है कहाँ कहाँ जा रहा है, समझ गए। और हो गया तो इसका पैसा इसमें कुछ नहीं कर सकता है। अगर फंस गए पूरी तरह से तो भले ही कितना भी पैसा हो मार के ही छोड़ेगा। यूपी के 2 से 3 मंत्री मर चुके हैं, क्या उनके पास पैसा नहीं था, खुद का पैसा रहा होगा। लेकिन जिसको जाना है पैसा नहीं देखता है, ध्यान दिए रहना।
हाँ ये है, पैसा है थोड़ा बेहतर इलाज मिल जाएगा, पैसा नहीं है तो ले जाके फेंक देंगे, वैसे मर जाएंगे। समझ गया? तो हम लोग की उतनी औकात नहीं है कि जाएंगे 20 लाख 30 लाख रुपए दे के इलाज करवाने के लिए। घर वाले वैसे छोड़ देंगे, मरना है मरो, बचना है बचो। समझ गए? तो इसीलिए अपने सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है, हमेशा सेफ रहो। कहीं भी बाहर जाते हो मास्क और सैनिटाइजर अवश्य रखो। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, वहां पे नेता लोग की रैली होती है, उसमें कोई भी मास्क नहीं लगाता है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है। सब लोग वैसे इधर उधर से आए रहते हैं और सब वैसे एक दूसरे से मिले जुले रहते हैं। एक रिपोर्टर पूछा मास्क नहीं लगाया, कहा जेब में रखे हैं। कह जेब में रख के क्या कर रहे हो? कहा भी थूक फेंक रहे थे ना, इसीलिए निकाले, इसको जेब में रख लिए हैं। ऐसा ऐसा तर्क देते हैं। 2-4 किसान लोग थे, कहे हम लोग किसान हैं, हमको कोरोना नहीं होगा। अरे हो जाएगा तो नीतीश और मोदी और लालू तुमको बचाने नहीं आएंगे। तुम मरना है मरो, उनको कौन सी परेशानी है? उनको 10 लोग वोट देंगे तब वो जीतेंगे, 5 लोग वोट देंगे तब वो जीतेंगे। तुम नहीं वोट दोगे तो उनका कुछ होने जाने वाला नहीं है। समझ गए? उनको कोई परेशानी नहीं है, उनको जो करना था कर चुके। अब मतलब इतने ही अगर सोच सही होती तो चुनाव में पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाते। केवल चुनाव आयोग के ऊपर दबाव डाल के चुनाव करवा रहे हैं कि इस समय हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि सुशांत सिंह का मामला अभी गर्म है। और सुशांत सिंह थे कहाँ के? बिहार के थे। सीबीआई जांच करवा रहे हैं, सुशांत सिंह की सहानुभूति लेके जीत जाएंगे। अभी 4 महीने बाद होता है इलेक्शन, सुशांत सिंह का मामला ठंडा हो जाता और कुछ होता भी नहीं। हमको लगता है सुशांत सिंह को इसी कारण से मरवा दिया गया। इसमें बड़े लोग का हाथ है। अब सीबीआई फंसा रही है दूसरी ओर। समझ गए? मामला कुछ नहीं निकलेगा, बस इन लोग का है केवल चुनाव कराना है, चुनाव करवा के खत्म करो। अभी हो गया, कितने लोग कोरोना से मरेंगे इन लोग को पता नहीं है। तो अभी लग रहा है ना इन लोग को कि खत्म हो गया है, आसान है। जब मरना शुरू कर देंगे एक बार तब फिर पता लगेगा। अभी ठंडी शुरू तो होने दो, ठंडी शुरू होगी तो और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। ये गर्मी था तो ठीक था, क्योंकि सतह पर गिरा, सतह गर्म है, मर जाएगा जल्दी। ठंडी में क्या होगा? ठंडी में तो सतह ठंडी रहती है, ये 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है आराम से किसी भी सतह पर। अगर गर्मी नहीं है वहां पे तो 72 घंटे का मतलब समझते हो 3 दिन, और 3 दिन में कोई ना कोई स्पर्श जरूर करेगा वहां पे। तो अब देखते रहो क्या क्या होता है आगे। इसीलिए तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारे हाथ में है। हाँ, तुम्हारा एरिया साफ है इसलिए तुमको लगता है कि ठीक है। अभी जहां पे बढ़ रहा है वहां भी काफी तेज बढ़ रहा है, और दूसरी लहर आने में टाइम नहीं लगेगी। ये हर समय अपना उत्परिवर्तन करता रहता है। उत्परिवर्तन का मतलब अपने जीन को बदलता रहता है, इसीलिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर हो सका तो अगला साल जनवरी फरवरी आते आते ये अपने जीन का परिवर्तन कर भी सकता है, और इसने अगर परिवर्तन कर लिया, जितने लोग दवा बनाए सबकी दवा फेल हो जाएगी। उसका फिर तब नए सिरे से दवा बनाना शुरू करेंगे। समझ गए? ये दवा सब लोग पे काम क्यों नहीं कर रही? जैसे ये निष्कर्ष निकलता है कि ये लोग ठीक हो जा रहे हैं तो बाकी लोग मर क्यों रहे हैं? क्योंकि उसमें सब में ये अलग अलग प्रकार का जिन बना के अटैक कर रहा है, तो इसीलिए एक ही दवा सब पे काम नहीं कर रही है। तो तुमको अपने हिसाब से सेफ रहने की जरूरत है। घरेलू उपचार करते रहो, जो भी काढ़ा वाड़ा पीते हो पीते रहो, और कहीं भी बाहर जाओ तो मास्क सैनिटाइजर अवश्य रखो, याद रख के रहना। नहीं रखते हो तो बाकी तुम हो जाएगा तो तुम जानोगे। अभी जब चला था तो सब लोग मास्क लगा रहे थे, कहीं भी जा रहे थे, लेकिन अब किसी को कोई गम नहीं है, जैसा मर्जी वैसा रहो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अभी गया नहीं है ये, केवल हाँ न्यूज से हट गया है, क्योंकि न्यूज वालों को अभी से टीआरपी नहीं मिल रही है। समझ गए? न्यूज वालों को टीआरपी चाहिए, कहां से उनको टीआरपी मिल रही है? नहीं मिल रही, खरीद लेंगे। चलो लिखो। ये तो हमारा अभी तक सिद्धांत था। सिद्धांत से ही तुम्हारे 2 या 3 नंबर के सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल, इसमें ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस क्यों रखा गया है? ठीक है। दूसरा सवाल सीधा सीधा फाइबर बीज से अमोनिया बनाने का सिद्धांत लिखिए, सिद्धांत। और तीसरा सवाल, इस पर लासा तेलिए के नियम का क्या प्रभाव पड़ता है? तो लासा तेलिए के नियम का प्रभाव भी बताना है कि ताप कम रखने पर अभिक्रिया का साम्य किस दिशा में जाएगा? अग्र दिशा में जाएगा। और दाब अधिक रखने पर भी अभिक्रिया का साम्य किस दिशा में जाएगा? अग्र दिशा में जाएगा, क्योंकि अग्र दिशा में अणुओं की संख्या कम है। दोनों कारण कल हमने ऊपर लिखवा दिया। ठीक है, आगे बढ़ो। हेडिंग लिखो, क्रियाविधि। क्रियाविधि, क्रियाविधि।
हो गया। अब लिखो इसमें, द्रव वायु के प्रभाजी आसवन से प्राप्त, द्रव वायु के प्रभाजी आसवन से प्राप्त, प्रभाजी आसवन से प्राप्त द्रव वायु के प्रभाजी आसवन से प्राप्त N2 गैस, N2 गैस द्रव वायु के प्रभाजी आसवन से प्राप्त N2 गैस और भाप अंगार गैस से प्राप्त, भाप अंगार गैस से प्राप्त H2 गैस, H2 गैस हो गया। को 1:3, 1:3 के अनुपात में लेकर, के अनुपात में लेकर हो गया, हो गया। मिश्रण का दाब, मिश्रण का दाब संपीडक के द्वारा, संपीडक कंप्रेसर गलत लिखे क्या है, OR होता है। हो गया, क्या लिखे? ठीक है, यही है। ऊपर एक बिंदी लगेगी, छोटी नहीं होता, बड़ी ही होता है। हो गया, कहां तक लिखे? अरे तनिक पहले बोलो। संपीडक के द्वारा, संपीडक के द्वारा लगभग 200 वायुमंडल कर लिया जाता है, लगभग 200 वायुमंडल कर लिया जाता है। कर लिया जाता है, हो गया। फिर इसे हो गया, सोडा लाइम से भरे, फिर इसे सोडा लाइम से भरे, सोडा लाइम से भरे, हो गया। शुष्कन और शोधन कक्ष में ले जाते हैं, शुष्कन और शोधन कक्ष में ले जाते हैं। शुष्कन और शोधन कक्ष में ले जाते हैं, हो गया। जहां पर मिश्रण में उपस्थित, जहां पर मिश्रण में उपस्थित अशुद्धियां, जहां पर मिश्रण में उपस्थित अशुद्धियां जैसे CO, CO2, H2O, H2S, SO2,
SO2 आदि आदि। हो गया। सोडा लाइम के द्वारा अवशोषित हो जाती है, अवशोषित हो जाती हैं। सोडा लाइम के द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। हो गया। और मिश्रण शुष्क तथा शुद्ध हो जाता है। और मिश्रण शुष्क तथा शुद्ध हो जाता है। हो गया ना। आगे लिखो। अब शुष्क गैसीय मिश्रण को हो गया। शुष्क गैसीय मिश्रण को हो गया 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो गया रखे आयरन उत्प्रेरक। 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखे आयरन उत्प्रेरक के उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं। 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखे आयरन उत्प्रेरक के उत्प्रेरक कक्ष में ले जाते हैं। हो गया। जहां पर N2 और H2 गैस के आपस में संयोग से जहां पर N2 और H2 गैस के आपस में संयोग से अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का निर्माण होता है। हो गया ना। आगे काली पेन से लिख लेना। तथा उष्मा निकलती है। तथा उष्मा निकलती है। उष्मा निकलती है जो उत्प्रेरक के ताप को जो उत्प्रेरक के ताप को 500 डिग्री सेल्सियस जो उत्प्रेरक के ताप को 500 डिग्री सेल्सियस हो गया ना बनाए रखती है। जो उत्प्रेरक के ताप को 500 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती है। जो उत्प्रेरक के ताप को 500 डिग्री सेल्सियस बनाए रखती है।
हो गया। हाँ, तो यहां से बस इतना काली पेन से लिखना है तुमको। इसको काली पेन से क्यों लिखवाया गया? क्योंकि यहां से एक सवाल और बन सकता है। क्या सवाल बन सकता है कि उत्प्रेरक कक्ष में 500 डिग्री सेल्सियस पर रखे आयरन को बार बार गर्म करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ती है? क्योंकि अभिक्रिया से निकलने वाली ऊष्मा उसके ताप को हमेशा 500 बनाए रखती है। जाहिर सी बात है, जब तुम किसी वस्तु को गर्म करके रख दोगे तो कुछ देर बाद वो ठंडी हो जाएगी। तो अगर हमने उस उत्प्रेरक कक्ष में 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके आयरन रख दिया था, तो समय समय पर वो ठंडा होने लगेगा ना, और उसे हमें गर्म करने की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन हम गर्म नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जो अभिक्रिया से ऊष्मा निकल रही थी ना 22.4 किलो कैलोरी, वो बार बार उसके ताप को क्या करती जाती है? बढ़ाती जाती है। अब ये सोचने वाली बात है कि बढ़ाती जाती है तो हो सकता है ज्यादा बढ़ा देगी, ये भी तो सवाल उठता है। तो उसमें थर्मामीटर लगाए होते हैं। थर्मामीटर से ताप जैसे ही लगने लगता है कि 500 से ज्यादा बढ़ रहा है, जिससे उत्प्रेरक की सक्रियता पर प्रभाव पड़ रहा है, तुरंत उसको फिर से ठंडा कर दिया जाता है, अर्थात बर्तन थोड़ा सा खोल दिया जाता है जिससे ताप थोड़ा कम हो जाए। समझ गए? मतलब कुछ देर के लिए प्रक्रम को रोक दिया जाता है। क्योंकि अगर प्रक्रम चलते समय तुमने बर्तन खोल दिया तो बनने वाली गैस उसी रास्ते बाहर निकल जाएगी जो तुमको मिलेगी नहीं। हमको तो अमोनिया गैस बनानी है ना, इसीलिए प्रक्रम को कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है, और रोकने के बाद फिर उसको ठंडा कर दिया जाता है अगर ज्यादा बढ़ने लगता है तब। लेकिन कम तो होने नहीं पाएगा क्योंकि बार बार ऊष्मा निकलेगी। ठीक है, ये चीज को याद रखना है तुम्हें। आगे लिखो, कहां तक लिखे? हाँ, तो आगे लिखना है, इस कक्ष में बनी अमोनिया गैस का आयतन 10% होता है। इस कक्ष में बनी अमोनिया गैस का आयतन कितना परसेंट होता है? 10% होता है। तथा शेष हो गया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। तथा शेष नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। हो गया ना? शेष नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होते हैं। अब देखो, यहां पे जो गैस बनेगी उसमें बनने वाली अमोनिया केवल 10% होगी। बाकी के बचे कितने परसेंट? 90% इसमें N2 और H2 ही रहेगा। तो पता चला कि सबको गैसीय रूप में ले जाके एकत्र कर लिए तो कौन कहा हमको अमोनिया मिलने को, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही भर भर के मिल गया है। दिखाई दे रहा है? तो यहां से अमोनिया को अलग करने की आवश्यकता होती है। और अमोनिया है एक भारी गैस। अमोनिया एक भारी गैस, ठीक है, या कहे तो भारी गैस नहीं, हल्की है, तब भी जो अमोनिया है इसका क्रांतिक ताप अधिक होता है। क्या होता है? क्रांतिक ताप अधिक होता है, जिसको ठंडा करने पर अमोनिया जल्दी द्रवित होगी N2 और H2 की अपेक्षा। समझ गए? तो क्या करते हैं, इसको हम एक संघनित्र में लेके जाते हैं। संघनित्र माने जहां पे ताप को कम किया जा सके, क्योंकि यहाँ पर ताप कितना हो चुका था इनका, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो चुका था ना गर्म होने के बाद। तो अब क्या हुआ, यहाँ से ये निकलते हैं और इस संघनित्र में यहाँ पे जाते हैं, जिससे इनका ताप गिरने लगता है। और ताप गिरने लगता है तो इसका गलनांक अधिक होता है। गलनांक क्या कहें? गैस है ना, इसका द्रवणांक कहेंगे। द्रवणांक, अमोनिया गैस का द्रवणांक अधिक होता है, अर्थात ये ताप कम होने पर जल्दी से द्रव अवस्था में आ जाती है। जबकि इनका द्रवणांक बहुत कम होता है, मान के चलो -200 के आसपास होता है इनका। ध्यान दिए रहना। इसलिए ये अमोनिया जल्दी द्रवित हो जाती है। और यहां से देखो, यहां से जो गैस निकलेगी इस तरह से आते हुए, अब ये ऐसा क्यों लगाया गया है?
ये ऐसा बर्तन, ये ऐसी पाइप इसलिए लगाई गई है क्योंकि यहाँ पे देखो एक बर्तन लगाया गया, मतलब एक डिब्बा लगाया गया, ये इससे तो ताप गैस का ठंडा ही होगा, परंतु जब गैस से कार्य कराया जाएगा ना तो गैसें जल्दी ठंडी होती हैं। याद रखे रहना, जब गैसों से कार्य कराया जाता है तो गैसें जल्दी ठंडी होती हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि जब उनसे कार्य कराओगे तो उनकी ऊर्जा जल्दी जल्दी कम होगी ना। अभी तुमको खाना खिला दे, उसके बाद कुदाल ले खेत में भेज दें तो दिन भर काम करते रहोगे क्या? एक कई बार का खाना खाए? अरे जब काम करने लगोगे तुम्हारी ऊर्जा जल्दी जल्दी कम होने लगेगी ना। ध्यान दिए ना, वही इनके साथ होता है कि इनको यहां से देखो, अब गैस यहां से तो चली, वैसे अगर सीधी पाइप लगाते तो सीधे निकल जाती, तब क्या ये संघनित्र उसको जल्दी से ठंडा कर पाता? नहीं कर पाता। यहां से क्या हुआ, गैस यहां पे आई, यहां टकराएगी, फिर इधर जाके यहां टकराएगी, तब तो इधर मुड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि वो तुम लोग की तरह बाइक चला रही है, मोड़ से मुड़ा रही है बिना भिड़े हुए। अरे बाइक नहीं चलाता, हो जाएगा पहले यहाँ भिड़ेगा तब इधर की ओर बढ़ेगा, इस तरह से भिड़ते हुए आगे बढ़ता जाएगा। अब जब टकराएगा दीवार पे जाके तो दीवार पे दाब डालेगा ना, बल लगाएगा ना, जब बल लगाएगा तो उसकी ऊर्जा कम होगी। इसीलिए यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी पाइप लगाई जाती है जिससे गैसों से कार्य भी कराया जा सके, और ये संघनित्र में ताप ठंडा रखा जाता है। मतलब ये प्रकार से समझ लो फ्रिज है, समझ गए? तो अब यहाँ से गैसें कार्य भी कर रही हैं, उससे भी उनकी ऊर्जा कम हो रही है, और हमने यहाँ पे फ्रिज लगा के रखा है जिससे भी उनका ताप भी कम हो रहा है, कार्य भी कर रही है, ताप भी कम हो रहा है, और अमोनिया जल्दी द्रवित हो जाती है। तो होता क्या है, जो इसमें 10% अमोनिया बनी है वो यहाँ से द्रव अवस्था में आ जाती है, और द्रव अवस्था में देखो, अब द्रव अवस्था में क्या आगे जा पाएगी? नहीं, यहां से हमने नली खोल दिया है, ये नीचे आ जाएगा इस तरह से, देख रहे हो? अब एक बार जब द्रव की परत यहाँ पे बन जाएगी तो क्या आने वाली नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस इसको क्रॉस करके इधर से बाहर निकल पाएगी? अभी सवाल बन सकता था तुम लोग के दिमाग में, इस रास्ते से नहीं N2 गैस बाहर निकल जाती? नहीं निकल पाएगी, क्योंकि वहां पे द्रव अमोनिया ने अपनी परत बना ली है, दिख रहा है? और रास्ता कहाँ मिल रहा है उनको? इधर मिल रहा है, तो इधर से देखो N2 और H2 गैस पुनः बाहर निकलती है, और यहां से इसको चक्र पंप के द्वारा पुनः देखो इधर भेजा जा रहा है, और कहां जा रही है ये पाइप? फिर से यहां उत्प्रेरक कक्ष में आ गई है। निष्कर्ष, जो 90% N2 और H2 बचा हुआ है इसको पुनः यहां से कहां भेज दिया जाता है? उत्प्रेरक कक्ष में, जहां पर फिर ये 500 डिग्री सेल्सियस पर रखे आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करते, फिर 10% अमोनिया बनाते हैं, फिर वो 10% यहाँ आके द्रवित होता है, फिर बाकी का बचा फिर आगे भेजा जाता है। मतलब ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, और ये जो बचा हुआ N2 H2 है कई बार के प्रक्रम में किसमें बदल जाता है? अमोनिया में बदल जाता है। हो गया ना? तो इस प्रकार से तुमको चित्र भी बनाना पड़ेगा, चित्र पे 1.5 नंबर फिक्स है मिलेगा। ठीक, तो कहां तक लिख लिए? यहां तक का काम हो चुका था ना हमारा। चलो लिखो आगे, कहां तक लिखे? हाँ, शेष N2 तथा H2 गैस रहते हैं ना। अब लिखो आगे, अब इस गैसीय मिश्रण को संघनित्र में ले जाते हैं, संघनित्र में ले जाते हैं, संघनित्र में ले जाते हैं। हो गया? जहां पर अमोनिया जल्दी द्रवित हो जाती है, जहां पर अमोनिया जल्दी द्रवित हो जाती है, जिसे निकास द्वार से बाहर निकाल लेते हैं, जहां पर अमोनिया जल्दी द्रवित हो जाती है, जिसे निकास द्वार से हो गया, निकास द्वार से बाहर निकाल लेते हैं, हो गया। और शेष बचे
हो गया। N2 व H2 गैस के मिश्रण को शेष बचे N2 व H2 गैस के मिश्रण को हो गया परिसंचरण पंप के द्वारा पुनः हो गया। क्या लिखे? परिसंचरण पंप के द्वारा पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। उत्प्रेरक कक्ष में भेज देते हैं। हो गया। अब ये चित्र तुम लोग बना लेना। है? नहीं, शोधन कक्ष में लाने की जरूरत नहीं है उसको ना, शोधन कक्ष में लाने की उसको जरूरत नहीं। अब यहां से तुमको लग रहा है कि इधर भाग के चला आएगा ना, लेकिन देखो इधर से भी तो गैसें उधर जा रही हैं, तो गैसों का दबाव उधर की तरफ है, इसलिए वो इधर नहीं आने देगा गैसों को। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम गैस लेके जा रहे हैं ना, यहाँ पे गैस तो उसको शोधित हो रही है। अब यहाँ से ये गैस आगे बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? दिखाई दे रहा है? जब ये गैस का दबाव इधर से है और इसका दबाव इधर से, दोनों मिलकर कहाँ जाएंगे? नीचे तो भागेंगे। अब ध्यान दिए रहना। और वैसे भी गैसों की जो गति, ये गैसों की जो प्रवृत्ति होती है सामान्य रूप से सीधी रेखा में चलने की होती है, क्योंकि उनकी गति इतनी तेज होती है जब तक वो किसी से टकराएंगे नहीं तब तक मुड़ेंगे नहीं। और एक बार जब देखो टकरा के यहाँ से ये मुड़ चुकी है तो अब सीधे जाना चाहेगी। नहीं जाना चाहेगी। जब यहाँ पे दबाव बढ़ेगा, यहाँ पे कोई रोकने वाला, मतलब यहाँ से हम बंद कर दें तभी उसका रास्ता इधर बदल सकता है, लेकिन ये हमने अब बंद तो किया नहीं है, खुला हुआ है, इसलिए आराम से निकलती चली जाती है वो। तो इधर जाने की इनकी संभावना नहीं रहती। जाएगा थोड़ी बहुत तो क्या मतलब है, जाएगा फिर से बेचारा यहाँ से घूम के फिर चला आएगा। ठीक है, याद रख के रहना। तो अब इनको देखो, यहां से हम सीधे उत्प्रेरक कक्ष में लेके जा रहे हैं, पूरा शोधन कक्ष में नहीं लेके गए। क्यों? क्योंकि यहां पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं कि कोई इनको अशुद्धि फिर से मिली हो। कोई अशुद्धि फिर से मिली थी क्या इनको? नहीं। जब तुमने एक बार शुद्ध कर लिया है तो फिर से शोधन कक्ष में ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट इनको उत्प्रेरक कक्ष में लेके जाओ, बार बार इनका 10% हिस्सा किसमें बदलता जाएगा? अमोनिया में बदलता जाएगा, और 10% कम होते होते धीरे धीरे ये एकदम कम हो जाएगा और अमोनिया हमको यहाँ पे ज्यादा मात्रा में मिल जाएगी। हो गया। तो अब देखो, जैसा हमने उसमें लिखवाया उसी तरह से हमने चित्र भी बनाया है, ध्यान से देखते जाना। देखो, सबसे पहला हमने कहा कि जो N2 और H2 गैस को 1 और 3 के अनुपात में लिया गया, उसे संपीड़क में लेके गए और उसका दाब कितना हमने कर लिया? 200 वायुमंडल। अब उसके संपीड़क पे अंडरलाइन कर लो, जिससे समझ जाओ कि चित्र में तुमको पहले संपीड़क बनाना है। क्रिया विधि में देखते जाओ, फटाफट लिखते जाओ, मतलब उसको अंडरलाइन करते जाना। अभी बनाओ मत, बनाते रहना तुम लोग, तब तक हम पहले बता देते हैं। तो पहला अंडरलाइन तुम संपीड़क पे कर लो, संपीड़क हो गया, मतलब चित्र में तुमको वही बनाना है। संपीड़क के बाद देखो क्या कहा गया, उससे ध्यान से देखते जाना। कितना कर लेते हैं? 200 वायुमंडल कर लेते हैं। फिर उसे सोडा लाइम से भरे शुष्कन और शोधन कक्ष में ले जाते हैं। तो अब शुष्कन और शोधन कक्ष पे अंडरलाइन कर लो, मतलब इसके बाद किसका नंबर आएगा? शुष्कन और शोधन कक्ष का। तो देखो यहाँ से हमारी पाइप, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, अमोनिया का दाब यहाँ पे 200 वायुमंडल किया जा रहा है और ये यहाँ से बाहर निकल रही है, और बाहर निकलने के बाद देखो नीचे आते हुए कहाँ पे जाके प्रवेश कर रही है? शुष्कन और शोधन कक्ष में। अब क्योंकि गैस है तो गैसों की प्रवृत्ति हमेशा ऊपर उठने की होती है, इसलिए बर्तन में जो पाइप लगेगी हमेशा ऊपर लगेगी। गैसों का जो देखो, गैसों का प्रवेश द्वार नीचे लगाया जाता है और निकास द्वार हमेशा ऊपर लगाया जाता है।
क्योंकि नीचे से प्रवेश करेगा और इनकी प्रवृत्ति हमेशा ऊपर उठने की होती है, ऊपर उठते हुए निकल जाएंगी। अब पता चला निकास द्वार भी इसका यही लगा दिए तो आधी गैसें ऊपर बची रह जाए, देख रहे हो ना, इसलिए निकास द्वार ऊपर लगाया जाता है। फिर देखो इसका प्रवेश द्वार, चाहते तो सीधे इसको अंदर ले जा सकते थे ना, लेकिन आयरन तो ऊपर रखा के रखोगे नहीं, आयरन तो यहीं कहीं पे रखो नीचे ना, इसलिए गैस को नीचे से फिर लेके जाना है। यहां से अमोनिया बनता है। अब देखो यहाँ के निकास द्वार तक, यहां तक केवल हमने N2 और H2 लिखा है, देख रहे हो, लेकिन यहाँ के निकास द्वार से हमने N2 भी लिखा, H2 भी लिखा और क्या लिखा, NH3 भी लिखा, क्योंकि इसी कक्ष में क्या बन चुकी है, NH3 बन चुकी है। तो अगला अंडरलाइन तुम्हारा किस पे होगा, उत्प्रेरक कक्ष पे होगा, ठीक है, मतलब शुष्कन और शोधन कक्ष के बाद उत्प्रेरक कक्ष पे अंडरलाइन कर लो, हो गया। इससे फायदा क्या होगा, चित्र जल्दी समझ जाओगे और चित्र से ही तुम लिख भी सकते हो। आज तो ज्यादा टाइम है नहीं, कल तुमको चित्र से ही बता देंगे कैसे चित्र से तुम लिख सकते हो, ठीक है। अगर तुमने चित्र बना लिया है तो चित्र से ही पूरा लिख सकते हो, वो क्रियाविधि रटने की जरूरत ही तुमको नहीं पड़ेगी। कुछ चीजें अभी हम उसमें स्टार्ट कर सकते हैं, वहां तो हमने पूरा विधिवत दिखाया है, तुम क्रियाविधि लिखते समय कुछ छोटा कर सकते हो, कल बता देंगे कैसे छोटा कर सकते हो गया। उत्प्रेरक कक्ष में लेके गए। अब यहां से निकलने वाले गैसीय मिश्रण को, इसमें 10% क्या था, अमोनिया था, गैसीय मिश्रण को संघनित्र में लेके गए। कहां लेके गए जी, संघनित्र में। तो संघनित्र को अंडरलाइन कर लो, हो गया। जहां पर अमोनिया क्या हो जाती है, द्रवित हो जाती है, और द्रव अमोनिया को क्या कर लेते हैं, एकत्र कर लेते हैं, तथा शेष बचे गैसीय मिश्रण को। अब गैसीय मिश्रण में क्या बचा, N2 और H2 बचा। कुछ मात्रा में अमोनिया भी बच सकता है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि एक ही बार की प्रक्रिया में अमोनिया पूरी तरह से द्रवित हो जाए। कुछ मात्रा में बच सकता है, लेकिन हमने नहीं लिखा वहां पे, क्योंकि कुछ ही मात्रा बचेगी ना, इसलिए हमने उसको नहीं लिखा है। तो यहाँ से गैसीय मिश्रण जो बचा, इसको किस पंप में लेके गए, परिसंचरण पंप के द्वारा पुनः इसको कहाँ भेज दिया गया, उत्प्रेरक कक्ष में भेज दिया गया। तो अगला अंडरलाइन तुम्हारा परिसंचरण पंप कर लेना, और परिसंचरण पंप की पाइप पुनः कहां तक जाएगी, उत्प्रेरक कक्ष तक जाएगी, हो जाएगा ना। ये चीज को ध्यान देना। तो देखो इसकी पाइप पुनः कहां तक लेके चले आए हैं, उत्प्रेरक कक्ष तक लेके चले आए हैं। इस प्रकार से ये क्रियाविधि हो गया और ये चित्र हो गया। फिक्स है, ये सवाल पूछा जाएगा इस बार, याद रखे रहना। तो चित्र बना लो, बाकी का काम कल करते हैं। कल एक बार इसको देखो समझा देंगे कि तुम इसको चित्र से कैसे लिख सकते हो, चित्र से कैसे लिखोगे, ठीक है ना।